नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। सभी दोस्तों को सादर प्रणाम। आज हम लोग बीएनएस या मूल विधि की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं यूपीएसआई की दृष्टि से। तो पहली क्लास में हम लोग आज बीएनएस और मूल विधि को एक साथ लेके चलेंगे। कहने का मतलब जो प्रीवियस ईयर आपके मूल विधि आईपीसी के क्वेश्चन आए हैं वो बीएनएस में किस धारा में है या बीएनएस से उससे क्या संबंध है, उससे हम लोग देखते चलेंगे, जिससे दोनों चीज़ें एक साथ तैयार होती रहेंगी। बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन आपका बीएनएस का ये रहा। बीएनएस या सीआरपीसी आईपीसी कुछ भी आप कह लीजिए। पहला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता प्रवृत्ता यानी आईपीसी लागू हुई। तो आईपीसी जो लागू हुई थी वो 1 जनवरी 1862 से लागू हुई थी। लेकिन अगर बात करें कि इसको गवर्नर जनरल की अनुमति कब प्राप्त हुई थी, तो गवर्नर जनरल को जो अनुमति मिली थी वो आपको 6 अक्टूबर 1860 को मिली थी। ठीक है, अगर आपसे कहे गवर्नर जनरल से जो अनुमति मिली थी, वो अनुमति आपको मिली थी 6 अक्टूबर 1860 को। यहीं पे आप ध्यान रखिएगा बीएनएस 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023 है। ये जो लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2024। कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2024। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है। ज़्यादातर जितने भी अधिनियम आपको मिलेंगे उनकी धारा 1 जो है वो उसके संक्षिप्त नाम, विस्तार और परिभाषा से संबंधित है। ठीक है, तो धारा 1 जो है वो संहिता के नाम, प्रवर्तन यानी विस्तार से संबंधित है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें 1% आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब ये आईपीसी 1860 बना था उस समय ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। ठीक है, आईपीसी जम्मू कश्मीर में लागू हुई थी 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, लेकिन अब आईपीसी खत्म ही हो गया। अब क्या आ गया है? बीएनएस। तो अगर बीएनएस 2023 की बात करेगा तो ये संपूर्ण भारत में लागू है। क्लियर है? संपूर्ण भारत में लागू है। इसके किसी क्षेत्र विशिष्ट से कोई मतलब नहीं है, पूरे भारत में लागू है। क्लियर? और इसमें भी धारा 1 में सेम यही प्रावधान है। इसकी भी धारा 1 जो है सेम यही प्रावधान करती है कि संहिता का नाम, प्रारंभ और लागू कहाँ तक है, विस्तार कहाँ तक है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कहाँ तक फैला है? तो 12 मील तक। कहाँ तक फैला हुआ है भाई? 12 मील तक। यानी 12 मील के एरिया तक अगर आप कोई अपराध करेंगे तो आप उसके अंदर आ सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत है? जबकि 24 समुद्री मील तक के क्षेत्र में भारत सीमा शुल्क वसूली कर सकता है। ठीक, कहाँ तक? 24 मील तक। जो आपका 24 समुद्री मील है यहाँ तक में वो सीमा शुल्क वसूली कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक वो क्या कर सकता है? वसूली। बाकी 200 समुद्री मील तक वो अपने जो वैज्ञानिक अनुसंधान है वो सब वहाँ पे ट्राई कर सकता है। तो इतना डिटेल नहीं जाना, बस आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा आईपीसी है वो 12 समुद्री मील तक है। अब आईपीसी क्या है चाहे बीएनएस, बात एक ही रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, कह रहा है मेंस रिया से तात्पर्य क्या है। मेंस रिया जो है ये अपराध के तत्वों में से आता है। ठीक है, और अपराध के लिए जो आवश्यक तत्व है वो 4 है। ठीक है, अपराध के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं वो 4 होते हैं। पहला, मानव। बिना मानव के कोई अपराध तो होगा नहीं, एक मानव हो गया। दूसरा, मानव अगर है तो उसकी मनः स्थिति कैसी है, यानी आपराधिक मनः स्थिति जो है वो कैसी है, वो भी आपके अपराध का तत्व माना जाता है। ठीक है, मनः स्थिति। और इसी को दुराशय कहा जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है? दुराशय। और इसी दुराशय को इंग्लिश में मेंसेरिया कहा जाता है। ठीक, मेंसेरिया जो ऊपर लिखा हुआ है। और तीसरा तत्व इसका होता है आपराधिक कृत्य। आपराधिक कृत्य जो होता है वो आपका इसका तीसरा तत्व हो जाएगा। और चौथा होता है, चौथा जो आपको बनेगा, ऐसे कृत्य से मानव अथवा समाज को क्षति पहुंचे। यानी ऐसे आपराधिक कृत्य जिससे मानव अथवा समाज को क्षति पहुंचे। मानव अथवा समाज को क्या पहुंच जाए? क्षति पहुंच जाए। तो ये हमारे 4 मेन तत्व होते हैं अपराध के। ठीक है, एक आपको मिलेगा हेतु। कहीं कहीं आपसे पूछ लिया जाता है हेतु अपराध का आवश्यक तत्व है कि नहीं,
हेतु को इंग्लिश बोलते हैं मोटिव। तो मोटिव जो होता है अपराध का आवश्यक तत्व नहीं होता है। ठीक है, तो मिल्स का तात्पर्य किससे हो गया? दुराशय से। नेक्स्ट देखिए, करण इनमें से कौन से अपराध के मूलभूत तत्व है? तो अपराध के मूलभूत तत्व कितने होते हैं? 4। एक क्या हो जाएगा? इंसान द्वारा, बिल्कुल मानव का होना जरूरी है। आपराधिक इरादा, ये भी जरूरी है। अभी बताया कार्य वैध या चाकू से, ये भी जरूरी है। मानव शरीर की मन प्रतिष्ठा, संपत्ति को चोट पहुंचाना, ये भी अपराध होता है। यानी आपका ए ऑप्शन सही हो गया, PQRS सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? तो सिंगापुर, ब्रुनई और श्रीलंका, तीनों की प्रारूप उसी पर आधारित है। क्लियर, कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे अगर आपसे को जैसे IPC जो है वो लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संशोधित संस्करण था, लेकिन अगर आपसे BNS पूछ ले, BNS 2023, तो जो BNS 2023 है ये हमारा भारतीय संसद द्वारा पारित हुआ है। किसके द्वारा पारित हुआ है? भारतीय संसद द्वारा। क्लियर है? BNS 2023 भारतीय संसद द्वारा पारित हुआ है और ये प्रवर्तन में कब आया था? 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, क्लियर है ना? नेक्स्ट देखो, अगला है भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द घोतक यानी स्त्री की परिभाषा कहाँ पर है? या स्त्री शब्द की परिभाषा से संबंध क्या है? 15 वर्ष के ऊपर की आयु की महिला स्त्री होगी, या 18 वर्ष के ऊपर की आयु की महिला स्त्री होगी, या 21 वर्ष से ऊपर की आयु महिला स्त्री होगी, या जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला? तो जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला को स्त्री कहा जाएगा। ठीक है, और ये जो स्त्री शब्द है, ये जो स्त्री शब्द है इसको IPC, इसकी IPC की धारा 10 में, किसमें कहा गया है? धारा 10 में। अगर यही हम BNS में बात करेंगे, किसमें? BNS में, तो ये धारा 2 के 35 में है। जैसे संविधान में पढ़ते 2 का उसी तरह 2 का 35 में। बात समझ गए? कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट देखो, अगला है लोक सेवक शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में? ये तो पूछा किस धारा में है, तो धारा 21 में। किसमें दोस्त? धारा 21 में। लोक सेवक की जो परिभाषा दी गई वो किस में दी गई? धारा 21 में। धारा 21 किसके? IPC के। किसकी धारा 21 में? IPC। क्लियर? अगर यही हम BNS में बात करते तो सेम लोक सेवक के लिए BNS के लिए जो होता वो धारा 2 का 28। ठीक है, 28 लोक सेवक है और धारा 2 का 35 जो है वो नारी को परिभाषित करता है। क्लियर? लेकिन IPC में धारा 10 नारी शब्द के लिए, मतलब स्त्री शब्द के लिए है, और धारा 21 लोक सेवक के लिए। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? क्लियर ना? धारा 24 जो होती है IPC की, ये बेईमानी से है। किससे भाई? बेईमानी से। कोई दिक्कत है? और धारा 17 के अंतर्गत सरकार को, धारा 17 में किसको? सरकार को परिभाषित किया गया। बात समझ गए? कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है शब्द व्यक्ति में कोई भी कंपनी या एसोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय शामिल है, चाहे वह निगमित हो या नहीं, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित है? तो ये भारतीय दंड संहिता की धारा 11 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? धारा 11 के अंतर्गत परिभाषित है। जबकि अगर यही सेम चीज हम BNS में देखेंगे तो BNS में ये धारा 2 के 26 में है। इसमें है 26 में। क्लियर? 26 में ये है, BNS की 35 में नारी है और 28 में लोक सेवक। क्लियर? कोई डाउट है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया? भारतीय दंड संहिता किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? तो IPC की धारा 18 में, IPC की धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया। 17 भी मैंने बताया किसके लिए था? बेईमानी के लिए था। क्लियर? लेकिन अगर BNS में बात की जाए तो BNS में भारत को परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, BNS में भारत को परिभाषित नहीं किया गया। क्लियर? लेकिन अगर आपसे IPC में पूछेगा तो धारा 18। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य तरीके को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाएगा? बेईमानी। किस इरादे से? बेईमानी के इरादे से। क्लियर? धारा 24, अभी मैंने पीछे बताया धारा 24 किसको परिभाषित करता है? बेईमानी को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, धारा 24 अगर बेईमानी को परिभाषित कर रहा है तो बीएनएस में कौन सा होगा? तो बीएनएस में जो बेईमानी की परिभाषा है, बीएनएस में वो आपके धारा 2 के 7 में। ठीक है, आईपीसी में बेईमानी किस में है? आईपीसी में बेईमानी है धारा 24 में। ठीक, नेक्स्ट है सामान्य अपराध से आशय प्रावधान आईपीसी की किस धारा में दिए गए हैं? तो आईपीसी की धारा 34 में। आईपीसी की धारा 34 में सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। जो बीएनएस की धारा, अगर हम यहीं पे बीएनएस की धारा की बात करें तो जो हमारे बीएनएस की धारा होगी, यानी 34 आईपीसी और बीएनएस की जो धारा होगी वो आपकी हो जाएगी 3 का 5। 3 का 5। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है। 34 पर प्रसिद्ध वाद है वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। क्लियर? कोई डाउट है? धारा 34 का संबंध किससे था? सामान्य आशय से। किससे? सामान्य आशय से। नेक्स्ट देखिए, कह रहे अपराध की परिभाषा दी गई है। अपराध की परिभाषा दी गई है, तो जो अपराध की परिभाषा है वो भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 2N में, धारा 2N में, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अगर मैं यही बीएनएस की बात करूं, किसकी बात करूं भाई? बीएनएस। तो बीएनएस में जो अपराध की परिभाषा दी गई है वो आपकी दी गई है धारा 2, धारा 2(1) के क्यू में, धारा 2(1) के क्यू में, या फिर इसी को ऐसे लिखा जा सकता है धारा 2(1) के था में। ठीक, किसमें? था से, थर्मस वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 42 के अधीन प्रयुक्त स्थानीय विधि कहां पर लागू है? तो देखो, इस समय संपूर्ण भारत में लागू है। ठीक, अब स्थानीय विधि पूछा है हमसे, पूरी धारा ने पूछा, कौन से पूछा? स्थानीय विधि। अगर आपसे कहता सिर्फ भारतीय दंड संहिता कहाँ लागू है, तो पूरे भारत में। ठीक है, और जम्मू में कब से लागू हो गई है? 2019, 31 अक्टूबर 2019 से। लेकिन स्थानीय विधि पूछा है, तो स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होंगी? स्थानीय विधि लागू होंगी भारत के किसी विशिष्ट भाग पर, भारत के किसी विशिष्ट भाग में। और यही सेम चीज, यही धारा जो 42 है, ये अगर आप बीएनएस में पढ़ेंगे तो यही धारा 42 बीएनएस में 218 में है। सेम यही प्रावधान है, बस धारा कितनी हो गई? 218। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 53 किस विषय से संबंधित है? भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा जो 53 है दंड से संबंधित है। किससे संबंधित है? दंड से। अब यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं, जब हम आईपीसी की बात करते हैं तो आईपीसी में जो दंड है वो हमारे 5 प्रकार थे। कितने प्रकार के थे? 5 प्रकार के, जिसमें से पहला था मृत्युदंड। ठीक, और दूसरा आपका था आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, और तीसरा आपका है कठोर या सादा कारावास, कठोर या सादा कारावास। ठीक है, और अगर हम चौथे की देखेंगे तो चौथा हमारा था संपत्ति का समहरण, यानी कि संपत्ति को अर्जित कर लेना सरकार द्वारा, यानी उनकी संपत्ति छीन ली जाए, संपत्ति का समहरण, समपहरण। ठीक है, और पांचवा था जुर्माना। पांचवा क्या था? जुर्माना। क्लियर? लेकिन जब बीएनएस आया, ठीक है, जब बीएनएस आया तो बीएनएस में जो दंड की परिभाषा है, दंड के बारे में बताया गया, वो धारा 4 में बताया गया। किसमें बताया गया? धारा 4 में। ठीक है, यहां पर जो दंड है वो 5 नहीं 6 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के हो गए? 5। जबकि आईपीसी में कितने थे?
5, अब इसमें कितने हो गए 6। ठीक है, तो बीएनएस में 6 प्रकार के और आईपीसी में 5 प्रकार के। जो छठवां आपका बढ़ा है, ये 5 उसमें सेम है, जो बढ़ा है प्लस हुआ है वो आपका है सामुदायिक सेवा। कौन सा है? सामुदायिक सेवा। क्लियर हो गई बात? तो अगर दंड की बात करेगा तो आईपीसी में धारा 53 में और बीएनएस में धारा 4 में। आईपीसी में जो दंड के प्रावधान थे वो 5 प्रकार के थे, लेकिन बीएनएस में 6 प्रकार से। क्लियर? नेक्स्ट देखो अगला, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई? तो आईपीसी के अधीन 5 प्रकार की, पीछे आपको बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सजा निर्धारित नहीं है? देखो, मृत्युदंड है, बिल्कुल है। आजीवन कारावास, बिल्कुल है। संपत्ति की जब्ती, ये भी है, वही जो आपने लिखा था संपत्ति की जब्ती। ठीक है, वही संपत्ति या संपहरण, वही चीज है। निशान दागना नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? समाज की अवधि की समय सीमाओं की गणना में, समाज की अवधि की समय सीमाओं, सजा की अवधि की समय सीमाओं की गणना में आजीवन कारावास को के बराबर माना गया है। तो 20 वर्ष के बराबर। किसके बराबर माना गया है? 20 वर्ष। आजीवन कारावास को 20 वर्ष के बराबर माना गया है, और ये बताया गया है आईपीसी की धारा 57। ठीक, आईपीसी की धारा 57। लेकिन दंड का प्रावधान किसमें है? धारा 53 में, है ना। कितने प्रकार के दंड है ये कौन सा बताता है? धारा 53 आईपीसी की, और बीएनएस की धारा 4। ठीक, कितने प्रकार के दंड है? आईपीसी में 5 और बीएनएस में 6। क्लियर? अब देखो, ये समय सीमा जो कारावास की 20 वर्ष बताई गई है, ये बीएनएस में, किसमें? बीएनएस में आजीवन कारावास की समय सीमा जो 20 वर्ष बताई गई, ये बीएनएस की धारा 6 में है। किसमें? बीएनएस की धारा 6 में। नेक्स्ट, राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपए का जुर्माना था। ठीक, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसके भुगतान न करने के लिए अधिकतम महीने, कितने महीने तक के लिए आप कैद की सजा दे सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 2 महीने। ठीक है, कितने महीने? 2 महीने। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे आईपीसी की धारा 67 की बात किया है, ठीक है, तो सेम यही आईपीसी की धारा कौन सी होगी? सॉरी, बीएनएस की। बीएनएस की धारा कौन सी हो जाएगी? 8। लेकिन इसमें थोड़ा चेंज किया गया है। जैसे आईपीसी की धारा थी कि अगर आप 50 रुपए से कम का जुर्माना है या 50 रुपए तक का जुर्माना है, वो पे नहीं कर पा रहे हैं तो 2 माह की सजा होगी। ठीक है, और अगर 100 रुपए तक जुर्माना है, उसको नहीं पे कर पा रहे हो तो 4 माह की सजा होगी। और 100 रुपए से अधिक है और उसको आप नहीं पे कर पा रहे हैं तो 6 माह की सजा होगी। लेकिन जब हमारा बीएनएस बना तो उसने चेंज कर दिया। उसने चेंज क्या किया कि अगर जो 50 रुपया है वो 5000 हो जाए, ठीक है, जुर्माना जो 50 था वो कितना हो जाए? 5000 रुपये तक हो, तब आपकी सजा होगी 2 माह। ठीक, और अगर जुर्माना 100 की जगह 10,000 हो जाए, यानी 10,000 तक, तब आपको सजा होगी 4 माह। ठीक, बाकी अन्य सभी दशा में, यानी 10,000 से ऊपर की दशा में सजा होगी 1 वर्ष। ठीक, उसने 6 माह के प्रावधान को ही हटा दिया। वो जो 50 रुपया था वो 50,000 हो गया, सॉरी 5,000 हो गया। जो 100 रुपया था वो 1,000 हो गया, मतलब 2 जीरो बढ़ गए। और 10,000 के ऊपर के जो भी होंगे, अगर आप उसको नहीं जमा कर पा रहे हैं तो 1 वर्ष की सजा। ये प्रावधान बीएनएस की धारा 8 में और आईपीसी की धारा 67 में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो, तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में कितने दिन से अधिक नहीं होगा? तो भाई, जब कारावास की सजा जो है वो 3 माह हो, कितने माह हो? 3 माह हो, तो एकांतवास की जो सजा होगी वो 14 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। कितने दिन से ज़्यादा? 14 दिन से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अच्छा, ये प्रावधान किया कहाँ पर है? ऐसी दिक्कत लिखा भी हो ना कहीं, प्रावधान किया कहाँ गया? तो ये प्रावधान जो था वो हमारे आईपीसी की धारा 74 में है। किसमें है? 74 में। ठीक है, अगर 3 महीने से कम सजा है, ठीक है, 3 महीने से कम सजा है,
तो फिर 14 दिन से अधिक नहीं रख सकते। ठीक, एकांत कारावास एक बार में, ध्यान रखना कि एक बार में आप उसको 14 दिन से अधिक एकांत कारावास नहीं दे सकते। क्लियर। और अगर 3 माह से अधिक है, अगर 3 माह से अधिक है तो फिर 7 दिन से अधिक। ठीक है, 7 दिन से अधिक आप नहीं रख सकते एक बार में। बाकी आप एक बार को फिर कुछ दिन न लाओ फिर रख लो, वो चलता रहेगा। लेकिन अगर 3 माह से कम है तो एकांत कारावास एक बार में आप 14 दिन से अधिक नहीं रख सकते हो जब सजा 3 माह से कम हो। अगर 3 माह से अधिक है तो 7 दिन से अधिक। और यही सेम प्रावधान आपकी बीएनएस की धारा 11 में, बीएनएस की धारा 11 में। कहने का मतलब बीएनएस की धारा 11 और आईपीसी की धारा 74 क्या है, समान है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक जल्लाद को मृत्युदंड निष्पादित करना है। भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है। यानी कि जल्लाद देखो फांसी तो चढ़ाता है ना, वो भी तो वो अपराध नहीं करता। पूछने का मतलब ये है। तो ये धारा 78 होती है। कौन सी होती है, धारा 78। धारा 78 यह उपबंधित करती है कोई बात जो न्यायालय के निर्णय के आदेशानुसार किया जाए वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। समझ रहे हैं। धारा 78 क्या कहती है, कोई भी बात जो न्यायालय के निर्णय के अनुसार की जाती है, न्यायालय के निर्णय आदेश से की जाए तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए वो जल्लाद जब फांसी चढ़ाता है तो वो अपराध नहीं करता है। ठीक है, और यही धारा 78 जो है आईपीसी की, ये बीएनएस की धारा 16 के समान है। किसके समान है, 16 के समान। यानी कि न्यायालय के निर्णय या आदेश का निष्पादन में किया गया कार्य जो होता है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कानूनी सूक्ति, नेसेसिटस पब्लिका एस्ट मेजर वाकम प्राइवेटा का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। और ये बात जो है आईपीसी की धारा 81 में कही गई। किसमें कही गई, 81 में। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यदि अपना प्राण गंवाकर कई लोगों की जान बचाएं तो वही करना चाहिए, अर्थात सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक। यानी अगर आपकी जान जाने से कई लोगों की जान बच जाती है तो आप अपनी जान गंवा दो। और यही सेम प्रावधान जो बीएनएस है इसकी धारा 19 में, इसमें धारा 19। बात क्लियर। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। पहला कह रहा है 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधार की फिल्में देखी। एक दिन वह बच्चा बी को जोर से धक्का दे देता है जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है। दूसरा है कि क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया और उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह ना जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया। भाई साहब दोनों सही। ठीक है, दोनों सही क्यों है, अब देखिए। एक होती है आईपीसी की धारा 82, ठीक है, और एक होती है आईपीसी की धारा 85। अब 85 का उपयोग मत करने लगना। आप सिद्ध नहीं कर पाओगे कि नहीं मैंने अनजाने में किया है, बस खाली पढ़ने के लिए है। ठीक है, जैसे ये आया तो आईपीसी की धारा 82 ये कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती। समझ रहे हैं। आईपीसी की धारा 82 ये कहती है अगर 7 वर्ष से कम है कोई बच्चा, 7 वर्ष से कम, तो उसके द्वारा अगर कोई अपराध किया गया है तो वह बात अपराध की श्रेणी में नहीं आता, यानी वो अपराध नहीं है। और 85 ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य जो अनैच्छिक मतता, यानी कि अनजाने में अगर उसने कोई नशा कर लिया है और उसके द्वारा कोई अपराध हो जाए तो वह अपराध इसकी श्रेणी में, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन ध्यान रहे कि अज्ञानवश उसको नशा हुआ हो, जानबूझकर न करके जाए। समझ रहे हो।
जानबूझ के करके गए तो फिर अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। क्लियर है। सेम ये जो 82 है ये बीएनएस की धारा 20 में, ठीक है, किसमें, धारा 20 में। और इसी धारा 20 को डॉली इन कैपेक्स, डॉली इन कैपेक्स के सिद्धांत पर आधारित, ठीक है। और जो तुम्हारा ये आईपीसी 85 है, आईपीसी 85 है, ये धारा बीएनएस की धारा 23 के समान है। किसके समान है? 23, बीएनएस की धारा 23। एक चीज आप नोटिस किए होंगे, 82, 3, 85 और 20, 3, 23, यानी अगर आप 20 याद रखो, 3 जोड़ दो, धारा 85 के समान है, ठीक है। कोई डाउट है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन सा वाद, निम्न में से कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो इसमें है आपका मैकनॉटन का वाद। किसका वाद? मैकनॉटन का वाद। ये वाद आया था 1843 में, तो वह तो 1843। नेक्स्ट निम्न में से किस केस में अस्वस्थ मन का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो ये आपका वही है, मैकनॉटन केस, ठीक है। और धारा कौन सी? 84, धारा 84। लेकिन किसकी धारा है ये? आईपीसी की, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मतता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? अभी पीछे आपने पढ़ा है 85, 85 तो है भाई। अगर आप अनजाने में शराब पी ले रहे हैं तो उस केस में अगर आपसे कोई अपराध हो जा रहा है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। और यही सेम 85 जो है ये बीएनएस की कौन सी धारा है? धारा 23, ठीक। यहीं पे ध्यान रखो, धारा 81 क्या था? सॉरी 82, धारा 82 क्या है? 7 वर्ष से कम के बालक द्वारा किया गया अपराध नहीं होता है। और बीएनएस में यही धारा कौन सी थी? बताएं भाई, ये 23 है तो बीएनएस में कितने पीछे गए? 3, यहां भी 3 पीछे चले जाओ, बीएनएस की 20 हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अगला भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? पहला लिखा है, ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है और मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा के बी को पूरी तरह घायल कर देता है। ए ने अपराध किया है। बिल्कुल गलत है, ठीक है। अभी बता रहे हैं क्यों गलत है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है, पी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था जो उसने अपनी मर्जी से लिया था। अभी देखो 85 में था कि उसने मर्जी से नहीं लिया था, इसमें उसने मर्जी से लिया है। और उस मादक पदार्थ के नशे में यह न समझकर कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने क्यों की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया है, ये भी क्या है? गलत। भाई पी ने अपराध किया है, अपराध नहीं किया ये 85 में, क्योंकि वो उसके अनजाने में पिया, इसमें जानबूझ के पिया। बात समझ रहे हो ना। अब देखो, जो तुम्हारा पहला है कि मनोरंजन है तो मुक्केबाजी किया, ठीक है, तो ये होती है आईपीसी की धारा 87। आईपीसी की धारा कौन सी होगी? 87। आईपीसी की धारा 87 ये कहती है, अगर आप मनोरंजन के लिए कुछ कर रहे हैं और उस दौरान अगर किसी को चोट लग जाए, वो घायल हो जाए, तो फिर उस कृत्य के लिए आप अपराधी नहीं है। जैसे आप क्रिकेट में देखे होंगे, मैथ्यू हेड नाम का एक खिलाड़ी था, इसके सिर में बॉल पड़ गई थी, वो मर गया था, तो उसमें बॉलर का कोई दोष नहीं था। वो किस वजह से? धारा 87 की ही वजह से। क्लियर। और ये धारा 87 जो है ये बीएनएस की धारा 25 के समान है। क्लियर। अब जैसे मैंने तुमको बताया था कि जो आईपीसी की धारा 85 थी वो कहती थी कि आपको अनजाने में शराब पिला दी जाए, यहां देखो उसने जानबूझ के पिया। अब अनजाने में पहले हो गया तो जानबूझ के बाद, यानी 86 आपका जानबूझ के हो जाएगा, ठीक। सेम इसी को लेके चले जाओ बीएनएस पे। बीएनएस में जो अनजान था वो 23 पे था, वो जान गए तो किस पे हो जाएंगे? 24 पे। यानी ये दोनों क्या है? सेम। बात क्लियर हो गई? कोई डाउट है इसमें? इसी तरह रिलेट करके पढ़ेंगे तो आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, जिन कार्यों के खिलाफ निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार मौजूद नहीं है उन्हें किस में उल्लेख या किसके तहत उल्लेख किया गया है? तो उसका उल्लेख किया गया है धारा
99 में। ठीक है, धारा 99 में हमें आत्मरक्षा का कोई अधिकार नहीं दिया गया प्राइवेट परीक्षा के संबंध में। ठीक है, और सेम यही धारा जो हम बीएनएस में बात करेंगे तो ये बीएनएस की धारा 37 में, बीएनएस की धारा 37। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? तो षड्यंत्र के द्वारा, इसके द्वारा षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है। और भारतीय यानी दंड संहिता आईपीसी की धारा 107 में, आईपीसी की धारा 107 में दुष्प्रेरण जो है, जो दुष्प्रेरण है, दुष्प्रेरण जिसको अभी लिखा है दुष्प्रेरण, ये जो है 3 तरीकों से किया जा सकता है। दुष्प्रेरण का जो अपराध है ये जो है 3 तरीकों से किया जा सकता है। ठीक है, पहला तरीका क्या है? उकसाने द्वारा, किसी को उकसाकर, समझ रहे हैं। दूसरा है षड्यंत्र द्वारा, षड्यंत्र बनाकर। और तीसरा आपका है सहायता द्वारा। ठीक है, तो दुष्प्रेरण का अपराध है वो 3 तरीके से किया जा सकता है आईपीसी की धारा 107 के तहत। और अगर इसी की हम बात बीएनएस में करेंगे तो बीएनएस की धारा 45 हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को कहा जाता है दुष्प्रेरण। अभी पीछे मैंने बताया क्या कहा जाएगा, दुष्प्रेरण, धारा 107 और वो बीएनएस की धारा 45। अगला भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य सही है? पहला, भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। दूसरा है कि भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। दोनों सही, क्या है? दोनों सही। ठीक है, लेकिन ये दोनों सही किसके लिए? सिर्फ आईपीसी के लिए। अगर हम बीएनएस में बात करेंगे, क्योंकि ऊपर देखो भारतीय दंड संहिता लिखा है, अगर हम बीएनएस में बात करेंगे तो धारा 61, कौन सी? धारा 61 जो है वो आपराधिक षड्यंत्र का प्रावधान करती है। ठीक है, धारा 61 जो है वो आपराधिक षड्यंत्र का प्रावधान करती है। ठीक है, जो धारा 61 है बीएनएस की वो किसका प्रावधान कर रही है? आपराधिक षड्यंत्र का, आपराधिक षड्यंत्र। ठीक है, और ये आपराधिक षड्यंत्र करती है जो आईपीसी की धारा किसके समान है? 120 का, आईपीसी की धारा 120 का के समान है। अब आईपीसी की धारा जो है, आईपीसी की धारा 309 जो है, 309 ये आत्महत्या, 309 जो है वो क्या कहती है? आत्महत्या, आत्महत्या को अपराध मान रही है, आत्महत्या का प्रयत्न करना भी अपराध मान रही। लेकिन बीएनएस में आत्महत्या, बीएनएस में आत्महत्या की कोशिश को अपराध नहीं माना गया। ठीक है, अगर बीएनएस में हम आत्महत्या की बात करेंगे तो बीएनएस में आत्महत्या जो है यह अपराध नहीं है, लेकिन आईपीसी की धारा 309 में यह अपराध है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड है? तो अभी आपने पढ़ा पीछे 120A में, 120A में, एक काम में बात एक ही है। ठीक है, और यही 120A की इसके बराबर है बीएनएस के, बीएनएस की धारा 61 के समान है। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है निम्न अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्युदंड संभावित है? किसके लिए मृत्युदंड संभावित है ये कहा गया? तो पहला है धारा 122, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना या लोग इत्यादि जुटाना। और दूसरा है 194, ऐसे झूठे सबूत गढ़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके जिनकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहराकर उसे मृत्युदंड दिया जा सके। तो इसमें बी सही है। ठीक है, यानी अगर आप कोई ऐसे गवाह या झूठे सबूत इकट्ठा करके न्यायालय में पेश कर रहे हैं जिसकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा हो जाए या मृत्युदंड हो जाए, और बाद में अगर पता चल रहा है कि वो गवाह और सबूत झूठे थे, तो आपको मृत्युदंड की सजा संभावित है। यानी ऑप्शन इसका
ये सही होगा। कोई दिक्कत है? अब यहीं पे समझ लेते, आईपीसी की जो धारा 122 है, 122 जो है ये हमारे बीएनएस की धारा 149 से संबंधित, सेम। ठीक, यानी इसमें जो कहा गया है वो ये है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना या लोगों को इत्यादि को जुटाना, इसके बारे में हमें जानकारी जो मिलती है वो बीएनएस की धारा 149 में और आईपीसी की धारा 122 में। वहीं आईपीसी 194 जो है, यानी झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करना, ये जो है ये हमारा बीएनएस की धारा 230 से संबंधित। समझ गए? 230 यानी झूठे साक्ष्य इकट्ठा करके, मिथ्या बोलकर, गढ़ के अगर किसी निर्दोष को आप सजा दिलाते हैं तो आपको मृत्युदंड संभावित है, अगर बाद में पता चल जा रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है कि नीतेश ने अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि को फैलाया है, उसे निम्न अपराध से दंडित किया जाएगा। तो भैया राजद्रोह, किससे दंडित किया जाएगा? राजद्रोह। और ये भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124, इसी में राजद्रोह की परिभाषा है। ठीक है, इसी में किसकी परिभाषा है? राजद्रोह की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आईपीसी किस में राजद्रोह की परिभाषा है, तो आईपीसी की धारा 124 में राजद्रोह की परिभाषा है। बात समझ गए? लेकिन अगर बीएनएस में हम बात करेंगे तो बीएनएस में राजद्रोह को अपराध से हटा दिया गया है। ठीक है, बीएनएस में राजद्रोह को अपराध से हटा दिया गया। क्लियर है ना? बीएनएस में राजद्रोह की कोई जिक्र नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा विकल्प भारतीय दंड संहिता का एक प्रावधान है जिसमें केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में असंवैधानिक होने के रूप में चुनौती दी? तो वो था आपका भारतीय दंड संहिता की धारा 124A। 124A। अभी 124 में हमने बात की थी राजद्रोह की, तो उसी में बताया गया था कि राजद्रोह को केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 यानी ये जो मामला था ये वाला, ये कब का है? 1962 असंवैधानिक होने के रूप में चुनौती दी गई थी। क्लियर है? समझ लो। और न्यायालय ने इस पर स्पष्ट कह दिया था कि केवल राज्य की आलोचना करना राजद्रोह नहीं माना जाता। ठीक है, न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि राजद्रोह केवल किसी सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है आईपीसी की किस धारा में विध विरुद्ध जमाओं को परिभाषित किया गया है? तो विध विरुद्ध जमाओ हमारा 141 में। ठीक है, और बीएनएस में ये 189 में विध विरुद्ध जमाओ। क्लियर? अगला देखो। अगला विध विरुद्ध जमाओं के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? कम से कम 5। ठीक है, विध विरुद्ध जमाओं के लिए कम से कम 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार, 146 जो बलवा है, 146 क्या है? बलवा है। 141 विध विरुद्ध जमाओ है। ठीक है, और ये जो बलवा होता है वो बीएनएस में, वो बीएनएस की धारा 191 में, और जो हमारा विध विरुद्ध जमाओ है वो बीएनएस की धारा 189 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो। कह रहा बलवा के दोषी को कितने वर्ष के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है? तो 2 वर्ष। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। अच्छा, बीएनएस की किस धारा में 2 वर्ष के लिए सजा दी गई? तो बीएनएस बलवा था किस में? 191 में था ना, तो इसके 191 के 2 में। ठीक है, और अगर हम आईपीसी की बात करेंगे तो आईपीसी के 147 में, 46 में बलवा है, 47 में उसका दंड है, और बीएनएस में 191 में बलवा है और 191 के 2 में सजा है। क्लियर? नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? तो कम से कम 5, वही विध विरुद्ध जमाओ। ठीक है, और ये धारा 90 किसकी? बीएनएस। ठीक, अगर हम आईपीसी की बात करेंगे तो आईपीसी की धारा 149। क्लियर? नेक्स्ट देखो। अगला है राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्रख्यान
का उपबंध भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा से है? तो धारा 153 खा से है, धारा 153 खा से, ठीक है। और ये है बीएनएस की धारा 197 से संबंधित। बीएनएस में ये धारा किसमें है? 197। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है निम्नलिखित या निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा से संबंधित? दंगा 159 में, दंगा 159 में। और अगर हम बीएनएस में बात करेंगे तो 194 में। क्लियर। अब यहीं पे आप थोड़ा सा नोट कर लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आईपीसी का 141, ठीक, आईपीसी का 141, फिर आईपीसी का 146, फिर आईपीसी का 159। इनको ध्यान रखना। 41 जो है वो विध विरुद्ध जमाव है। क्या है? विध विरुद्ध जमाव। 46 जो है वो बलवा है। 46 क्या है? बलवा है। 59 क्या है? दंगा है। ठीक है, ध्यान रखना। 41, 46, 59। क्लियर। कोई डाउट है इसमें? अब इसी को हम बीएनएस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो अगर हम 141 को बीएनएस में देखेंगे, किसमें? बीएनएस यहाँ पे लिख दो। 141 जो आप बीएनएस में देखोगे तो ये होगा 189, यानी विध विरुद्ध जमाव बीएनएस में 189 में। और अगर हम बलवा की बात करेंगे तो आईपीसी में 146, लेकिन बीएनएस में 191 में। उसी प्रकार अगर हम दंगा की बात करेंगे तो आईपीसी में 159 में और बीएनएस में 194 में। क्लियर। कोई डाउट है इसमें? 194 में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला है लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध है। बाधा डालना अपराध है। ये धारा 186 आईपीसी की धारा 186 के तहत। लेकिन अगर बीएनएस में बात करेंगे तो बीएनएस की धारा 221 के तहत। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? अगर अब हम इसमें बात करें सजा क्या हो सकती थी, है ना, सजा क्या हो सकती थी, तो इसमें जो सजा था आईपीसी में जो इसकी सजा थी वो आपकी थी 3 माह। कितनी सजा? 3 माह, या फिर 500 का जुर्माना। ठीक, या फिर दोनों। 3 माह की सजा, 500 रुपया जुर्माना, या दोनों। लेकिन जब बीएनएस आया वो चेंज हो गया। जीएनएस में चेंज क्या हुआ कि जो हमारा 500 रुपये तक का जुर्माना था उसके स्थान पर जुर्माना हो गया 2500 रुपये तक। ठीक, 2500 रुपये तक, यानी जो 500 रुपया जुर्माना हो 2500 रुपया तक होगा। क्लियर। बाकी सजा वही थी। कोई डाउट है इसमें? तो ये थे आज मूल विधि के कुछ बेसिक वाले, शुरुआत वाले। इसी तरह डेली अगर हम एक क्लास करेंगे तो उम्मीद है कि 10-15 दिन में हमारा ये खत्म हो जाएगा। 400-500 क्वेश्चन हो जाएंगे, बस काम खत्म। तो आज यहीं तक, बाकी की मुलाकात हमारी नेक्स्ट डे। तो थैंक यू, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।